जय हिंद बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे, ये मैथ्स का, जो कि सीबीएसई के लिए है। सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम आएगा 2027 में, उसके लिए। तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना। ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आज। तो इसमें देखिए 2 टर्म आता है। एक लीनियर इक्वेशन, हम लोग जब पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे तो उस समय समझे थे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, उससे इक्वेशन कैसे बनता है ना। तो जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन देखे थे तो उसका फॉर्म था इस तरीके से, ax प्लस बी, इस तरीके से फॉर्म होता था लीनियर इक्वेशन का। इक्वल में कुछ रहता था यहाँ पे c। जैसे हम लोग लिख दिए 2x प्लस 3, है ना, इज इक्वल टू 5, इस तरीके से लिख दिए तो ये क्या हो गया, ये एक लीनियर इक्वेशन है। लेकिन क्या हम इसको जो है लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते अभी। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ हम लोग को एक दिख रहा है, x, है ना। लेकिन अगर हम लोग को 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन को लिखना है तो जैसे हम लोग लिख दिए इस तरीके से 2x प्लस 9y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट जो है वेरिएबल हो गया और ये सेकंड वेरिएबल हो गया, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल या इन 2 वेरिएबल्स। क्लियर वो हो गया होगा आप लोग को। ये लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल है और ये लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल हो गया। तो यहाँ से चीजें आप लोग को क्लियर हो जानी चाहिए, जो कि हम लोग बात किए थे पिछले क्लास में भी जब चैप्टर 2 कर रहे थे, है ना। तो देखिए अब ये 2 वेरिएबल जब आ जाता है, 2 वेरिएबल आ जाता है लीनियर इक्वेशन में, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को 2 इक्वेशन का भी जरूरत होगा। इसमें जो है किसका, टू सॉल्व वी नीड 2 इक्वेशन, है ना। अगर हमारे पास जो है 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन आ गया तो यहाँ पे 2 इक्वेशन का भी जरूरत होगा। इस अगर चाहेंगे कि 2x प्लस 9y इज इक्वल टू 6 से हम लोग फाइंड कर लें ये x और y का वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू, तो वो फाइंड होने वाला नहीं है। और चलिए थोड़ा सा ये भी हम समझा देते हैं, अगर पिछला क्लास आप नहीं किए हो या ध्यान में ना हो तो। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लीनियर इक्वेशन तभी बोलेंगे जब वेरिएबल पे मैक्सिमम जो पावर होना चाहिए, यहाँ पे जो पावर होगा वो 1 होना चाहिए। 1 से ज्यादा पावर वेरिएबल पे नहीं होना चाहिए। वेरिएबल मीन्स जो x y ये सब जो लिखा रहता है, जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, अभी हम लोग जानते नहीं है ना। तो चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन, क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल उसको बोलते क्यों है, क्योंकि उसमें 2 वेरिएबल पाया जाता है। चलिए, द इंटरसेक्शन इज द ओनली अनडिनाइबल ट्रूथ। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये कंडीशन क्या होता है। सिंपल भाषा में बोले कि लाइन, ये जो 2 इक्वेशन देता है, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख दिए, मान लिया जाए हम लोग अपने मन से लिखे, एक जो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और एक 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। अब ये 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल अगर आ गया है लीनियर इक्वेशन में तो 2 इक्वेशन भी चाहिए। अब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों जो है अलग अलग एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है। लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये आप लोग ध्यान में रखिए। तो जैसे देखिए अब दो इक्वेशन हमारे पास है तो वो 2 लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे मान लिया जाए ये दोनों लाइन है ना। ये एक लाइन हो गया लाइन 1, यहाँ पे देखिएगा ये लाइन 1 और ये हो गया हमारा लाइन 2। तो अब इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं हम लोग, दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे और x और y का जो वैल्यू आएगा वो क्या डिनोट करेगा, तो वो डिनोट करेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कि दोनों लाइन को अगर जो है हम लोग ग्राफ पेपर पे या ग्राफ पे अगर जो है ज्योमेट्रिकली जो है रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कहाँ पे एक दूसरे को जो है इंटरसेक्ट करेगा। जैसे ये देखिए ये दोनों लाइन जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो इसका x का वैल्यू होगा और y का वैल्यू होगा और इन दोनों लाइन का जो इक्वेशन होगा उसको फुल्ली क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा।
समझे, ये इसी कारण लिखा है एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन मेक्स इक्वेशन टू ट्रू। तो लाइन 1 पे जो है ये लाइन 1, ये हमारा जो लाइन 1 है वो इक्वेशन 2 को अगर दिखा रहा है और लाइन 2 जो है इक्वेशन 1 को दिखा रहा है, जिस भी इक्वेशन को दिखा रहा हो, तो ये वाला जो पॉइंट है जो ये क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा, कहीं पे भी आप रख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे बस कुछ नहीं, आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो, कि ये दोनों लाइन दिया गया है और ये क्या बता रहा है कि जो है कि दोनों लाइन एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर ये वाला पॉइंट का वैल्यू अगर हम लोग को पता चल जाए तो इन दोनों का इक्वेशन भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा कि ये दोनों जो वैल्यू है वो हम लोग को बता देगा, यहाँ पे जो x और y का जो वैल्यू आएगा वो बता देगा कि जो है कि ये इसी जगह पे जो है दोनों क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। वैल्यू अगर पता है x और y का तो बता सकते हैं कि यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर जो है यहाँ पे इंटरसेक्शन पता है और हम लोग यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट निकाल लें तो यहाँ से हम लोग ये भी बता सकते हैं कि किस जगह पे किस पॉइंट पे x = 1 y = 2 या जो भी है उस पे जो है ये क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे और क्लियर होगा जब हम लोग इस तरह का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा देखेंगे तो और क्लियर होगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है कंडीशन बनता है, 3 कंडीशन बनता है लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल में। हम लोग पढ़े ही कि जो है इसमें दो लाइन का बात होगा, 2 लाइन का बात होगा जनरली, है ना। चाहे तो हम लोग ज्यादा भी लाइन जो है वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जनरली हम लोग 2 लाइन्स का बात करते हैं, क्योंकि 2 लाइन्स मतलब 2 इक्वेशन, 2 इक्वेशन है मतलब 2 लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसी दोनों इक्वेशन से हम लोग फाइंड कर लेंगे वहां पे x और y का वैल्यू, जहां पे दोनों को वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि अगर जो है इस तरीके से a1x + b1y और c1 = 0, और दूसरा जो इक्वेशन दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन a2x, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये वाला a2x b2y + c2 = अगर 0 दिया हुआ है तो कंडीशन क्या बनता है इसमें, जो है कैसे पता चलेगा कि दोनों का जो है सॉल्यूशन निकलेगा, है ना। निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है, किस कंडीशन में निकलेगा किस कंडीशन में नहीं निकलेगा वो ध्यान से देखिएगा। तो जैसे यहाँ से a1 उठाएं, a1 हो गया x का कोफिशिएंट, b1 हो गया y का कोफिशिएंट और c1 हो गया ये फर्स्ट वाला कांस्टेंट टर्म। उसी तरीके से a2 b2 c2 आप समझ गए होंगे। तो अगर हमको चेक करना है कि जो है सॉल्यूशन निकलेगा ये इक्वेशंस का या नहीं निकलेगा, या निकलेगा तो कितना निकलेगा, वो हम लोग को यहाँ से पता चलेगा। तो देखिए अगर हम लोग a1 by a2 लिखते हैं, ये a1 और ये a2 लिखते हैं, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, है ना, ध्यान से, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन इस पे बनने वाला है हम लोग का। तो a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 आया, तो इसका मतलब कि क्या होगा, सॉल्यूशन जो है एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन इसी को लिखा जाता है, इसी को लिख देगा क्या, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या बोले a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और ये दोनों लाइन जो ये दोनों इक्वेशन लाइन को बोले थे रिप्रेजेंट करेगा, और ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे, किसी एक ही पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ से एकदम एश्योरिटी मिल जाता है हम लोग को। और पूछेगा कि यहाँ पे ये क्या होगा, तो इसमें एक टर्म यूज करते हैं कंसिस्टेंट। ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 होगा, तो एग्जैक्टली एक 1 सॉल्यूशन, और ये क्या होगा, कंसिस्टेंट एंड इंटरसेक्ट एट 1 लाइन। दोनों जो लाइन होगा वो क्या करेगा, एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। अब देखिए अगर a1 यहाँ पे x का कोफिशिएंट a1 बाई सेकंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट a2, दोनों का रेशियो निकालेंगे। उसके बाद b1 बाई b2 का रेशियो, और ये c1 बाई c2 लिखते हैं, और तीनों आपस में बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वहां पे जो इक्वेशन का सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, मतलब x और y का वैल्यू इनफाइनाइट निकलेगा। समझ रहे हैं, क्लियर हुआ। तो
यहाँ से पे जो टर्मिनोलॉजी जो हम लोग यूज करेंगे इसके लिए, इसको बोला जाता है डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट। मतलब यहाँ पे भी सॉल्यूशन निकल रहा है, लेकिन एक सॉल्यूशन फर्स्ट वाले में निकल रहा है, इसमें जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, ये डिपेंडेंट जिसको बोलते हैं और कंसिस्टेंट होगा ही, क्योंकि सॉल्यूशन आ रहा है भले ही इनफाइनाइट हो। और ये एक दूसरे को क्या करेगा, ये कोइंसिडेंट होगा। यहाँ पे ये हम लिख देते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा इस कंडीशन में दोनों लाइन। यहाँ पे क्या करेगा, कोइंसिडेंट है ना, जिसको हम लोग ओवरलैप भी बोल सकते हैं, ओवरलैप भी बोलते हैं, है ना, ये करेगा। अब देख ही रहे हैं ओवरलैप क्यों करेगा, क्योंकि जो है ये एक दूसरे को जो है एकदम पूरे, जहां तक जो है फर्स्ट लाइन जाएगा वहां तक सेकंड लाइन भी जाएगा, है ना। मतलब समझिए कि दोनों लाइन क्या हो जाएगा, एकदम सेम हो जाएगा, समझे। तो अब आगे देखते हैं कि थर्ड कंडीशन बनता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2। ये थर्ड कंडीशन है। अगर ऐसा कंडीशन हो गया, चेक कर लेंगे, हम लोग चेक कर सकते हैं, आगे चेक भी करेंगे कि कैसे किया जाता है। तो जब क्वेश्चन पे आएंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएगा, बस ये ध्यान रखने का कोशिश अभी कीजिए अच्छे से। तो इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। आप कितना भी सॉल्यूशन करते रहिए, इसका जो है कोई वैल्यू x और y का आने वाला आपसे नहीं है। किस कंडीशन में, जब a1 y a2 इज इक्वल टू b1 y b2 हो जाए और नॉट इज इक्वल टू c1 y c2 होगा तब। और इसी को बोलते हैं, जब कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं तो इसको इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। और यहाँ पे लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इतना चीज आप लोग को ध्यान में रखना है, इससे कम से कम 2-3 नंबर का क्वेश्चन जो है आपसे तो बने आएगा ही आएगा इसमें एग्जाम में, समझे। डायरेक्टली पूछ देगा क्वेश्चन कि जो है 2 इक्वेशन दे देगा, पूछ देगा कि आप बताइए कि इसमें जो है क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा या फिर एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से इसको ध्यान में रख सकते हैं और बहुत ईजी है, इसको ध्यान में रखना, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा इस पे तो ये हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, अब देखिए हम लोग कैसे उस पे क्वेश्चन करेंगे, अभी जो जस्ट पढ़े हैं उस पे। तो बोल रहा है कंपेयर द रेशियो a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 और डिटरमाइन इफ द लाइन इंटरसेक्ट पैरेलल और आर कोइंसिडेंट। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, जो यहाँ पे पता ही है, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन है और ये सेकंड वाला इक्वेशन है। तो यहाँ पे a1 ये हो जाएगा 5, x का कोफिशिएंट फर्स्ट वाले इक्वेशन का क्या होता है a1, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा b1, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा b1, ये हमारा हो गया b1 और ये 8 हो गया हमारा c1, है ना। -4 हो गया b1, b हो गया a1 और उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग देख लेंगे। तो ये हो गया a2, ये हो गया b2 और ये वाला क्या हो गया c2। अब देखिए हम लोग फाइंड करके देखते हैं कैसे होगा जो। तो ध्यान से समझिएगा कि क्या करते थे हम लोग, चेक करते थे a1 बाई a2 को, b1 बाई b2 को और c1 बाई c2 को। तो a1 बाई a2, a1 हमारा क्या है 5 बाई a2 हमारा क्या है 7, यहाँ ध्यान से देखिएगा। b1 क्या है, यहाँ -4 है और b2 क्या है, यहाँ पे 6 है और c1 क्या है 8 है और c2 क्या है -9 है। अब देखिए इसको जो है रेशियो हम लोग निकालेंगे, मतलब इसको पूरी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। हो रहा है अगर सिंप्लीफाई तो देखिए यहाँ पे ये हो रहा है, ये 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, मतलब ये हो गया हमारा -2/3। अब देखिएगा क्या ये a1/a2 इक्वल है b1/b2 का, 5/7 -2/3 का इक्वल है, नहीं है, ये नहीं है। तो जैसे ही a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो है यहाँ से बहुत सारा चीज हम लोग ये पिछला टेबल से जो है हम लोग लिख सकते हैं। पहला तो लिख सकते हैं कि इसका जो है ओनली वन सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा, जिसको यूनिक सॉल्यूशन भी लिखा रहता है। एंड ये क्या करेगा,
इंटरसेक्ट करेगा। बताए थे ना फर्स्ट वाले में कि अगर जो है a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2 होता है, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2, तो ये क्या करेगा, इंटर क्या करेगा, सेक्ट करेगा। इसको थोड़ा सा स्पेलिंग गड़बड़ हो गया यहाँ पे, हाँ, ये क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अब सेकंड वाले को ऐसे ही चेक कर लेंगे, आप लोग कर ही लीजिएगा। अगर जो है ये यहाँ से, चलिए एक और कर देते हैं हम, तो यहाँ से आप देख ही रहे हैं कि a1 हो गया हमारा 9, a2 हो गया 18, तो बाई में लिखेंगे 18। उसी तरीके से b1 हो गया 3 और बाई में ये b2 हो गया हमारा 6 और c1 हो गया 12 और c2 हो गया हमारा 24। अब इसको देखिए सिंप्लीफाई पहले कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 9 जा 9, 2 9 जा 18। उसी तरीके से 1 3 जा 3, 2 3 जा 6 और ये हो गया 1 12 जा और ये 2 12 जा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये a1 बाई a2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये b1 बाई b2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये c1 बाई c2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या आ गया, तीनों देखिए इक्वल आ गया ना, 1/2 1/2 1/2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, हमारा जो आ गया है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 और इज इक्वल टू हमारा हो गया है c1 बाई c2। और ये क्या किस कंडीशन को दिखा रहा था, इससे बहुत सारा चीज हम लोग ये कर सकते हैं। पहला तो ये लाइन हो जाएगा क्या, ये लाइन, ये चलिए इस सॉल्यूशन पहले देख लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा इनफाइनाइट। पहले वाला टेबल में देखिएगा, यहाँ पे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 क्या देता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन हम लोग से पूछा है कि इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या बनता था, ये हमारा कोइंसिडेंट करता है, बताए थे आप लोग को, कोइंसिडेंट करता है लाइन, मतलब एक दूसरे पे क्या हो जाता है, ओवरलैप कर जाता है। आप लोग का ये होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, इसमें बताइएगा कि इंटरसेक्ट करेगा, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर जो है यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। एक नो सॉल्यूशन का भी केस था। चलिए इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 मार्क्स 2 मार्क्स या 3 मार्क्स तक का क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से सिर्फ पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि ग्राफिकल अप्रोच। अब ये ग्राफ का जरूरत क्यों पड़ता है, तो ग्राफ का थोड़ा बहुत तो हम लोग पहले थोड़ा सा ये देखे थे, बोले थे ना आप लोग को थोड़ा सा जो है पेशेंस बनाइए, आप लोग को सब कुछ देखने को मिलेगा। तो ग्राफ का देखिए क्यों जरूरत पड़ता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये टू लाइन है ना, 2 लाइन है, ये काट रहा है x को जो है 1 पे, है ना, और y को 0। यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा 1 और यहाँ पे y हो जाएगा 0, क्योंकि y तो है नहीं, है ना। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग को पता चलता है कि ये जो दो इक्वेशन दिया गया है, लीनियर इक्वेशन, ये दोनों लाइन इसी लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और दोनों जो है एक दूसरे को इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 1 और y कोऑर्डिनेट क्या है 0, मतलब y इज इक्वल टू 0। तो समझ रहे हैं कि ये एक, इसको जब सॉल्व करते हैं तो x और y का जो वैल्यू निकलेगा वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, वो उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा जहां पे वो एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करने वाला है। समझे। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं चीजों को, ये एकदम जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। लीनियर इक्वेशन नाम ही पड़ा है इस कारण क्योंकि ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और लाइन जो है दो लाइन है तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, जो कि हम लोग पढ़े भी कि किस कंडीशन में करता है इंटरसेक्ट, किस कंडीशन में नहीं करता है। आगे देखिए, यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो अगर जो है बोल रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली बाय बिल्डिंग योर टेबल एंड प्लॉटिंग द लाइंस। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको अगर हम लोग करना भी चाहें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से
थोड़ा सा लाइन तो ऐसे यहाँ पे ड्रॉ करने में बनेगा नहीं हमको, चलिए देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोग को दे दे और ये ग्राफ से अगर हम लोग को वैल्यू पता करने बोले कि x और y का, है ना, तो कैसे कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम लोग रखते हैं x इक्वल टू रख दे 1, x इक्वल टू क्या रख दे 1, x का वैल्यू रख दिए 1, तो क्या हो जाएगा y का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 इस साइड जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 1 4। उसी तरीके से अगर जो है हम लोग ये 2 पॉइंट जरूर निकाल लीजिएगा, अगर जो है इस तरीके से ज्योमेट्रिकली ग्राफ पे जो है रिप्रेजेंट करके अगर हम लोग को वैल्यू फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, 2 वैल्यू हम लोग जरूर निकालेंगे, ये इसका फर्स्ट इक्वेशन का और सेकंड इक्वेशन का भी। तो अब दूसरा जो x इक्वल टू हम लोग रख लेते हैं, ये रख लिए, जैसे मान लीजिए ये हम लोग रख लिए 3, क्या रख लिए 3, तो 3 रख लिए x इक्वल टू, तो y का वैल्यू हो जाएगा, ये 3 जाएगा उस साइड, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, है ना। आप लोग जान ही रहे होंगे इसको, चलिए सॉल्व थोड़ा सा करते हैं, देखिए जगह भी नहीं है। x प्लस वाई इक्वल टू 5 है फर्स्ट इक्वेशन, तो x का वैल्यू 1 रखें, तो 1 रखेंगे तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, और इधर 1 है प्लस 1, इधर जाएगा तो माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा 4, समझे। तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे इसको। अब देखिए यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, ये x इक्वल टू 1 से जब स्टार्ट होगा हमारा लाइन, तो y इक्वल टू हमारा क्या आता है 4 आता है ना। तो 1 और 4 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 कहाँ पे आएगा, ये 1 हो गया और ये 4 हो गया, इस वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे देखिएगा इस वाले पॉइंट को। उसके बाद 3 और 2, 3 हमारा x कहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, x देखिए x एक्सिस पे यहाँ पे 3 है, और 2 हमारा हो गया यहाँ पे, यहाँ देखिएगा ये वाला, ये वाला। उसी तरीके से हम लोग को सेकंड वाला भी जो है फाइंड करना पड़ेगा। चलिए ये लाइन को तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, पहला जो ये फर्स्ट वाला जो लाइन हमारा है, फर्स्ट वाला लीनियर इक्वेशन से जो हमारा लाइन जो, अब देखिए कैसे जो है, देखिए इससे हम लाइन खींच देंगे इस वाले से, तो जो भी लाइन ये होगा वो इस तरीके से यहाँ से निकलेगा और इस तरीके से, हाँ ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से ये सीधा ये जाएगा, क्लियर, ये लाइन इस तरीके से जाएगा, हालांकि हमें ऊपर से भी लेना था, चलिए देखते हैं। अब वैसे ही इस सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या है, ये 10 है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे भी हम लोग दो जो है क्या ले ले, ये 2 वैल्यू कम से कम जो है रखेंगे, 2 वैल्यू अपना खुद से मान करके रखिए, x बराबर या y बराबर, है ना, छोटा वैल्यू रखेंगे क्योंकि छोटा छोटा डेटा है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी 1 रख दिए, तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 2 बन जा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 10, जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2, प्लस 2 जाएगा इधर तो माइनस 2, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 8, और y इज इक्वल टू हो जाएगा 8/2, मतलब ये 4 हो गया। तो मतलब 1 रखें x का वैल्यू, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया है 4 आ गया है, क्लियर। अब देखिएगा उसी तरीके से हम लोग जो है ये 2 या 3 जो मन है वो रखिए, है ना, बस नंबर थोड़ा सा देख के रखिएगा कि ऐसा वैल्यू आए कि इस ग्राफ जो ग्राफ दिया है उसमें जो है हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकें। तो जैसे अब 3 ले लेते हैं x इज इक्वल टू, तो 3 2 जा 6, और 6 ये 10 माइनस 6 हो जाएगा 4, और y का वैल्यू हो जाएगा 4/2, मतलब कि ये 3 रखने पे यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सही किए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 3 2 जा 6, है ना, 3 2 जा 6, और ये हाँ ठीक किए हैं। तो देखिए इसको भी अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 1 रख रहे हैं तो ये 4 पे आ रहा है, देखिए यहीं पे ये भी आ जा रहा है ना, यहीं पे ये भी आ जा रहा है, सेकंड लाइन भी कहाँ पे आ जा रहा है, ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन दोनों का पॉइंट देखिए एकदम जो है मिल गया। यहाँ पे जो है 3 को रखेंगे x पे तो ये 2 पे ही आएगा, तो 3 2 यहाँ पे दोनों जो है सेम, तो मतलब कि यहाँ से फिर लाइन खींचेंगे तो इसी पे ओवरलैप कर जाएगा। तो देखिए ये कंडीशन किसका बन रहा है, वही a1y
a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2 आप चेक कर सकते हैं, जो मैं वो प्रॉपर्टी जो बताया था, रिलेशन बताया था, उससे जो है आप चेक कर लीजिएगा। अब देखिए ग्राफ पेपर पे भी देखिए यहाँ से रिप्रेजेंट हो जा रहा है ना, दोनों क्या कर जा रहा है, दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप कर जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो है इसका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू 7/c2 होगा। आप जब इसको ये उस तरीके से लिखिएगा तो ये देखिए, समझे? तो यहाँ से चीजों को देखिएगा, यहाँ से सब रिलेटेड है एक दूसरे से, और यहाँ पे प्रूफ भी हो गया जो मैं बताया, तो जो मैं बताया हूँ वो है ना, यहाँ पे जो मैं बताया हूँ वो प्रूफ हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड बोल रहा है कि देखिए अब जो है हमारा ये तो मतलब सिंपल, अगर जो है x और y का वैल्यू छोटा वैल्यू आ रहा है उसको हम लोग ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर देंगे आसानी से, है ना। लेकिन बड़े बड़े अगर वैल्यू आने लगे, है ना, तो उस कंडीशन में हम लोग जो है दो मेथड पढ़ेंगे, जो कि अब ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला तो आपका जो है कुछ याद रखिए या ना रखिए, थोड़ा सा ग्राफ वाला ध्यान दीजिएगा, और वो जो बताया था a1/a2 b1/b2 वाला जो पूरा टेबल था वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो मैं कर दिया हूँ, है ना। अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो अच्छे से समझ में आया होगा, क्वेश्चन भी उस पर करवाया हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। अब देखिए, अब बड़े बड़े वैल्यूज या कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू जो मतलब कि आता हो हमारा ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, डेसिमल के फॉर्म में, तो उसको आसानी से जो है ज्योमेट्रिकली जो है ग्राफ वगैरह पे रिप्रेजेंट करके वो फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए दो मेथड बना है ना। बना तो तीन मेथड है आप लोग का, है ना। जब आप पढ़िएगा RS अग्रवाल तो उसमें 3 मेथड दिया हुआ होगा। NCERT पढ़िएगा उसमें दो मेथड होगा, 2 मेथड, जिसमें एक होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होगा ये एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड होता है क्रॉस प्रोडक्ट या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप लोग को पढ़ना नहीं है, ये CBSE के सिलेबस में से हटा दिया गया है। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन NCERT में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट से, जो कि आपको करना नहीं है एग्जाम के परस्पेक्टिव से, ठीक है। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग कैसे x और y का वैल्यू जो है पता करते हैं अगर लीनियर इक्वेशन दिया हो। जैसे ही लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल का बात हो, दो इक्वेशन हम लोग को चाहिए ही चाहिए। तो देखिए दो इक्वेशन दे देगा इस तरीके से, जैसे यहाँ पे दिया है x + 2y = 3, और दूसरा इक्वेशन 7x - 15y = 2। तो सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है, सब्स्टिट्यूट कर देना, है ना, कि जो है एक वेरिएबल को जो है एक तरफ रखेंगे और दूसरे वेरिएबल को उसके इक्वल में ले आएंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग ये रिप्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। उसको क्या कर दिए, रिप्लेस। जैसे देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे x है + 2y = 3 है, तो x को एक तरफ रखेंगे और बाकी जितना है सेकंड वेरिएबल और जितना कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरे साइड कर देंगे इक्वल में। तो x = क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 पहले से है, इधर 2 + 2y इस साइड है, इसको ले जाएंगे दूसरे साइड तो -2y हो जाएगा। तो देखिए ये x के इक्वल में वैल्यू आ गया ना। अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग, कि जो अब x = 3 - 2y आ गया है, तो जहां जहां सेकेंड इक्वेशन में x दिखेगा वहां वहां हम लोग क्या रख सकते हैं, 3 - 2y रख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए होगा क्या फायदा हम लोग को इससे। जैसे यहाँ 7x - 15y = 2 है सेकेंड इक्वेशन में, तो x के जगह रख दिए 3 - 2y, है ना। अब जैसे ही 3 - 2y यहाँ पे रखे, तो यहाँ पे भी y हो गया वेरिएबल, यहाँ पे भी वेरिएबल y हो गया। तो ये क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल बन गया। ये सेकंड वाला इक्वेशन नहीं बन गया। अब वन वेरिएबल को तो हम लोग एक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से किसका वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा, है ना। इससे y का वैल्यू आ जाएगा, और जब y का वैल्यू आएगा तो फिर यहाँ पे y का वैल्यू रख करके x का भी वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर हो गया होगा आप लोग को ये बात। अगर नहीं क्लियर हुआ, थोड़ा भी कंफ्यूजन है, तो आगे हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे इस पे, है ना, तो उससे और क्लियर हो जाएगा। चलिए
है ना। तो यही प्रोसेस है, ये उसी को फिर से यहाँ पे दिखाया गया है। क्या स्टेप होगा, पहले तो आइसोलेट करते हैं, मतलब एक वेरिएबल को क्या कर देंगे, एक तरफ आइसोलेट कर लेंगे, बाकी कांस्टेंट वेरिएबल जो दूसरा वाला बचा उसको दूसरे साइड ले जाएंगे। फिर यहाँ पे जिस वेरिएबल को आइसोलेट किए हैं उसके इक्वल में जो वैल्यू आया उसको पुट करेंगे, मतलब वैल्यू को रखेंगे। तो यहाँ पे जो है सेकंड वेरिएबल में पूरा इक्वेशन चेंज हो जाएगा, सेकंड वाला उसको सॉल्व करेंगे तो वहां से जो है सेकंड वेरिएबल का जो है वैल्यू आ जाएगा। फिर उस सेकंड वेरिएबल के वैल्यू को जो है, जो फर्स्ट इक्वेशन में जो हम लोग आइसोलेट किए थे, जो फर्स्ट वेरिएबल का जो वैल्यू लाए थे सेकंड वेरिएबल के टर्म में, ये फर्स्ट वेरिएबल हो गया और ये हमारा सेकंड वेरिएबल हो गया। तो वहां पे सेकंड वेरिएबल का वैल्यू रखेंगे तो इसका वैल्यू मिल जाएगा। है, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी भी नहीं क्लियर हुआ तो अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा मिला है। उधर आप लोग देखे कि जो है पॉइंट वगैरह में, डेसिमल्स वगैरह में नहीं था, लेकिन यहाँ पे डेसिमल में है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अरे ये भी तो एक नंबर ही है कि नहीं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हमारा पहला इक्वेशन 0.2x 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, यही दिया हुआ है। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन में जो है एक वेरिएबल को आइसोलेट कर लेंगे। तो देखिए x वाले को हम लोग आइसोलेट करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 0.2, स्टेप बाय चलेंगे हम लोग, 0.2x इज इक्वल टू, ये पूरा को हम लोग ले जाएंगे दूसरे साइड। तो पहले इधर 13 है, इधर से आएगा तो माइनस 0.3 हो जाएगा। क्लियर। लेकिन हमको तो एकदम पूरी तरीके से एक वेरिएबल को क्या कर लेना है, आइसोलेट कर लेना है, एक तरफ कर लेना है। तो x को करेंगे ही इस साइड, तो इधर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे y देखिए छूट गया है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 13 माइनस 0.3 बाई 0.2, ये हो गया। x का वैल्यू हमारा ये आ गया बाई के टर्म में। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे। तो जो सेकंड वाला जो इक्वेशन है, सेकंड वाला ये जो इक्वेशन है, इसमें हम लोग जो है क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे। ये x का जो वैल्यू आया है, क्यों रखते हैं, क्योंकि सबको हम लोग एक वेरिएबल में चेंज कर देंगे। तो देखिए यहां से ये था हमारा 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो यहाँ से हो जाएगा 0.4x, x नहीं, x का वैल्यू तो हमारा पता है, तो x के जगह पे उसी को रखेंगे, है ना। x के जगह पे हम लोग इसको रख देंगे, जो हमारा x को आइसोलेट करने पे जो वैल्यू आया है। तो चलिए ये दूसरा सेकंड मार्कर ले लेके यहाँ इसी को लेते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो 0.4 यहाँ पे लिख सकते हैं 1.3 माइनस 0.3 बाई में क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 0.5 बाई हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 2.3, है ना। क्लियर। थोड़ा सा डेसिमल वाला क्वेश्चन है तो इससे घबराना नहीं है ना। पॉइंट को हम लोग ले करके चलेंगे। यहाँ पे पॉइंट देखिए, यहाँ पे छूटा होगा कहीं पे, यहाँ पे देखिए छूट गया है, तो इसको जो है ध्यान रखना है। थोड़ा सा पेशेंस रख के क्वेश्चन को बनाना है, आराम से क्वेश्चन बनेगा। अगर डेसिमल्स में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया है तो और थोड़ा सा ध्यान से कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 0.4 है और इनटू में, ये इनटू का मतलब क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखिए ये ऊपर में है मल्टीप्लाई में, ये नीचे है डिवाइड में, इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा। 0.22 जा 0 पॉइंट क्या हो जाता है 4, तो ये 2 हो गया। तो यहाँ से आ गया हमारा 2, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1.3 क्या हो जाएगा 2.6 माइनस, ये भी अभी भी 2 जो है ये इसमें है, मल्टीप्लाई में है, ये तो हो जाएगा प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, और 0.32 जा हो जाएगा 0.6 बाई। क्लियर। प्लस में यहाँ पे हमारा है 0.5 बाई, 0.5 बाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2.3। क्लियर। अब यहां से देखिए 2.6
इस दोनों को जीरो, ये बाई बाई वाला जो है ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा। अगर साइन वगैरह से घबराते हैं अलग अलग साइन से तो सब घबराने की जरूरत नहीं है। डिफरेंट साइन रहे तो वहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इक्वल साइन रहेगा तो वहां पे ऐड करेंगे। बस ध्यान रखना है कि जो ज्यादा बड़ा जो वैल्यू होगा उसके आगे जो साइन है उस साइन को लास्ट में लिख लेंगे उसके आगे सॉल्व करने के बाद। तो देखिए 0.6 में से 0.5 जाएगा तो ये हो जाएगा 0.1 बाई, है ना। और बड़े वाले नंबर के आगे माइनस का साइन, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। यहाँ पे ये हो गया 2.3। अब यहाँ से देखिए ये कांस्टेंट टर्म को ले जाएंगे दूसरे साइड, तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस में 0.1 बाई इज इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6। ये प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस में, तो बाई इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको जब घटाएंगे अलग अलग साइन है तो क्या करेंगे, घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.3, और ये किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि बड़े वाले नंबर के आगे माइनस का साइन। अब यहाँ से माइनस 0.1 आएगा डिवाइड में, क्योंकि इससे 22 से मल्टीप्लाई में था ये, तो इधर आएगा तो ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्योंकि पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है। तो बाई का वैल्यू हमारे यहाँ से क्या आ गया, 3। अब यहाँ से x का वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। x इज इक्वल टू क्या था, x इज इक्वल टू था 1.3 माइनस 0.3 बाई, मतलब 0.3 इंटू 3, और बाई में 0.2। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.3 माइनस 0 पॉइंट हो जाएगा 9 बाई में 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 2, 0.2। क्लियर। अब यहाँ पे तो जगह है नहीं, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, आप लोग थोड़ा सा हैंडल कर लीजिएगा इसको। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1.3 माइनस 0.9 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.4, है ना। ये हो जाएगा 0.4 बाई में 0.2 आ गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 जा क्या हो जाएगा 4, तो मतलब x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 2। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, x हमारा आ गया 2 और बाई इज इक्वल टू 3। ये देखिएगा ध्यान से, ये हो गया बाई इज इक्वल टू 3 और ये x इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर आ गया, समझे। तो इसी तरीके का क्वेश्चन पूछता है, ये तो थोड़ा डेसिमल्स वाला क्वेश्चन था तो थोड़ा सा आप लोग को कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, लेकिन इजी क्वेश्चन ही होता है ना, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, और इन सब क्वेश्चन का भी आदत हम लोग को डालना है ना। चलिए अब नेक्स्ट जो मेथड है उसको हम लोग बोलेंगे एलिमिनेशन मेथड। अब ये एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, तो बहुत आसान है। इसमें जो है हम लोग सीधा क्या कर देते हैं, वन वेरिएबल को टू वेरिएबल होगा, इसमें जानते ही हम लोग लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में 2 वेरिएबल होता है, तो इसमें एक वेरिएबल को हम लोग को क्या करना रहता है, एलिमिनेट करना रहता है, मतलब हटा देना रहता है। कैसे हटा देंगे, तो उसके ऐसे ही नहीं कि किसी को काट दिया ऐसे ही करके, है ना। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक नियम से चलना होगा। ये एक प्रॉपर जो है, ये जो मेथड है, रूल है मैथ का, उससे चलना होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया है, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 और 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000 दिया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले देखना है साइन को, साइन सेम है डिफरेंट है, किसका साइन सेम है या डिफरेंट है वो देख लेना। तो इसमें दोनों का साइन क्या है, सेम है, एक्स वाले का साइन भी सेम है, इसका भी साइन सेम है। उसके बाद देखेंगे कि कोफिशिएंट किसका सेम है, कोफिशिएंट भी किसी का सेम नहीं है, दोनों चीज हम लोग को उल्टा पड़ रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले किसी एक का कोफिशिएंट को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, चाहे बाई के कोफिशिएंट को इक्वल कर दें या एक्स के कोफिशिएंट को इक्वल कर दें। तो यहाँ पे जिससे को आप लोग को आसान लगता है कि इसके कोफिशिएंट को हम इक्वल कर सकते हैं आसानी से, तो कर दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या किया है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, ऊपर, क्योंकि ये बाई के कोफिशिएंट को क्या कर रहा है, इक्वल कर रहा है। अब ऊपर में बाई का कोफिशिएंट है 4 और नीचे में बाई का कोफिशिएंट है 3, तो ऊपर में बाई के कोफिशिएंट से फर्स्ट वाले इक्वेशन में बाई के कोफिशिएंट में 3 से मल्टीप्लाई किया, मतलब कि जो है इसको डायरेक्ट, इसको तो सिर्फ कर नहीं सकता मल्टीप्लाई, तो पूरे इक्वेशन को कर दिया गया।
अब ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 9 3 जा 27, देख रहे हैं यहाँ पे करके मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया है, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे में क्या किया, नीचे में ऊपर में किया 3 से, तो नीचे सेकंड वाले में कर दिया 4 से, क्योंकि ऊपर में 4 था, तो 4 3 जा 12, ऊपर में 3 से करेंगे तो 4 3 जा 12, और नीचे में 4 से करेंगे तो 3 4 जा 12। तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई हुआ और सेकंड इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि बाई के कोफिशिएंट को इक्वल करना था। अब इक्वल करने से क्या फायदा हुआ कि अगर जो है फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए या सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो यहाँ से बाई वाला क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल में आया हुआ है। और जानते हैं, हम लोग जानते ही हैं कि अगर सेम नंबर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है तो वो 0 हो जाता है। तो ये बाई वाला क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू जो है यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जब x का वैल्यू आ जाएगा तो किसी में भी x का वैल्यू रख करके दोनों इक्वेशन में से किसी में भी x का वैल्यू रखेंगे और हम लोग का वहां से बाई का वैल्यू भी आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब देखिए इससे जो है हम लोग भी एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग भी एक आध क्वेश्चन जो है कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कि ये दो इक्वेशन दे दिया, इन दोनों को जो है सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसी मेथड से। तो करके देखते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो इक्वेशन है 3x + 4 y = है 10, और यहाँ पे है 2x - 2y = 2 है। क्लियर। अब इसको क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले बोले ही थे कि चेक करना है कि साइन किसका डिफरेंट है। तो साइन इसका डिफरेंट है, सेम रहता तो हम लोग अब नहीं देखते वो चीज, अभी नहीं देखते, लेकिन बाद में उसको देखना ही पड़ेगा। अब साइन डिफरेंट होने से ये फायदा है कि हम दोनों को ऐड कर देंगे तो बाई वाला क्या हो सकता है, एलिमिनेट हो सकता है। लेकिन बाई को एलिमिनेट होने के लिए इक्वल भी तो होना पड़ेगा कोफिशिएंट को, है ना। तो कोफिशिएंट को इक्वल करना है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो कैसे होगा इक्वल। यहाँ पे बाई का कोफिशिएंट है 4, यहाँ पे बाई का कोफिशिएंट है 2, तो क्या 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, इक्वल हो जाएगा। तो इसको जो है पूरे इक्वेशन को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4x माइनस में 2 2 जा 4y और इज इक्वल टू में 2 2 जा 4। क्लियर, ये पूरे से 2 मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड हम लोग मान लेते हैं इसको। तो ये दोनों से इक्वेशन में बाई का कोफिशिएंट क्या हो गया, सेम हो गया। साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है तो सीधा क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड इक्वेशन 1 और 2। जब ऐड करेंगे तो यहाँ से देखिएगा क्या होगा, 3x + 4y = 10 है और 2x - 4y = क्या है, 2 है। अब यहाँ देखिए ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये 3 2 जा क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 3 और 2 3x + 2x 5x। यहाँ पे 4y में से 4y माइनस करेंगे तो ये 0, तो ये तो 0 को लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 + 2 ऐड हो रहा है तो ये 10 + 2 हो जाएगा 12। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू देखिएगा तो x का वैल्यू यहाँ से आ गया 12/5, ये आ गया x का वैल्यू। देखिए यहाँ पे आ गया हमारा 12/5। अब क्या कर सकते हैं कि अब किसी भी एक इक्वेशन को उठाइए, तो हम लोग चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन, जो आपको आसान लगे दोनों इक्वेशन में से कि इसको सॉल्व करेंगे तो हमको जो है कम ये सॉल्व करना पड़ेगा या इजी पड़ेगा, उसको उठा लेना। तो हम लोग फर्स्ट को ही ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है 3x + 4y = 10। अब x का वैल्यू हम लोग के पास आया हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 × x के जगह 12/5 प्लस में 4y = 10, है ना। अब यहाँ देखिए ये 12 3 जा 36 हो जाएगा, 36/5 प्लस 4y = हो गया 10। क्लियर, तो यहाँ से लिख सकते हैं 4y = 10 और माइनस में
माइनस में 36/5, क्योंकि इधर जो है प्लस में था 36/5, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4y इक्वल टू 10 के नीचे कुछ नहीं तो 1 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 5, 1 5 जा 5 तो 10 5 जा हो जाएगा 50, माइनस में 5 1 जा 5, ये फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन है, आप लोग को आता ही होगा, तो ये हो जाएगा 36। क्लियर। अब देखिएगा 4y इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया 50 माइनस 36 हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा 14/5, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 14/5, इधर 4 है मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 4, काटेंगे तो ये 7 2 जा 14 और ये 2 2 जा 4, मतलब ये हो गया 7/10। हमारा y का वैल्यू क्या आ गया 7/10। x हमारा आ गया, x यहाँ पे देखिएगा x इक्वल टू हो गया 12/5 और y हमारा आ गया है, y हमारा कितना आ गया यहीं पे लिख देते हैं, y हमारा आ गया 7/10। क्लियर। इस तरीके से हम लोग एलिमिनेशन मेथड और ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो ये आज जो है हम लोग इतना ही रखते हैं, हम लोग सारा मेथड जितना तरह का क्वेश्चन बन सकता है इससे इन्हीं कॉन्सेप्ट से बनेगा, इससे फालतू कॉन्सेप्ट जाएगा नहीं, है ना। अगर कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप लोग दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को एक आध बार, है ना, क्योंकि इसमें जो है 2 मेथड हम लोग पढ़े हैं और बताए हैं कि इसमें 3 मेथड होता है। तो और ऐसे ही हर वीक जो है हम लाने का कोशिश करेंगे अलग अलग चैप्टर्स का जो है इस तरीके से कॉन्सेप्ट, किस तरीके से क्वेश्चन आता है, कैसे उसको करने का तरीका है, और जैसे ही 5-6 चैप्टर अगर ख़त्म होता है, हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं 5 to 6 चैप्टर अगर, तो उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे उन चैप्टर्स पे बेस्ड, है ना। क्वेश्चन तो मैं ऐसे दिखाई देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन बनता है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन भी मैं करवाते चल रहा हूँ, है ना। तो मेरे तरफ से कोशिश है कि जो है आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प किया जाए इसमें, इसको समझने में और क्वेश्चन को करने में, और जब हम लोग प्रैक्टिस पे जब आएंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएगा एकदम, आप लोग में पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्वेश्चन करने का, कोई जो है ये कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।